Yes, we are live now. Hello, friends. This is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और हम समझेंगे क्या. आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 15th ऑफ दिसंबर को. तो 14 वाली जो शिफ्ट्स थी दोनों वो हमने डिस्कस कर ली थी. आज हम 15 की शिफ्ट पे बात करेंगे. पेपर 1 जो मुझे लग रहा है, मेरे पास इसमें पूरी जानकारी नहीं है, बट आप लोग खुद भी चेक कीजिएगा. टीम ने भी जितना चेक किया तो मुझे लग रहा है पेपर 1 के लिए मतलब पेपर 1 शायद नहीं हुआ है, या तो उस दिन या उसका क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं हो पाया है. दोनों में से एक चीज़ हुई है. तो हम सिर्फ पेपर 2 की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं 15 तारीख वाले पेपर के लिए. बाकी इससे जो 14th को हुआ था वो दोनों हमने उसी दिन डिस्कस कर लिए थे. अब क्योंकि आगे तो पेपर है नहीं, 15 से 20 दिन में आपकी आंसर की आ जाती है. तो आप ये मान के चलो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आंसर की आ ही जानी चाहिए. और कई बार इनका मूड हो गया तो हो सकता है कि बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर कर दें आपको, बिल्कुल लास्ट में दे दें, एकदम लास्ट दिन साल के. तो वो एक बात है. 15th ऑफ दिसंबर पेपर 2 CDP सेक्शन हम डिस्कस करेंगे. कंपैरेटिवली मैं ये कहूँगी लैंग्वेज के साथ खेला गया है इस पेपर में. मतलब लैंग्वेज अच्छी दी गई है, ये नहीं कह सकते. इससे पहले जो हुआ था 14th को जो एग्जाम हुआ था, मुझे मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिवली जितना मैं समझ पाने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को साइड हटा करके, क्योंकि टीचर्स जब देखते हैं तो वो अपने नज़रिए से देखते हैं. बट अगर वैसे भी देखें इन जनरल भी, सामान्य तौर पे ऑब्जेक्टिवली भी देखने की कोशिश करें अगर इसमें से अपना बायस हटा के, तो लैंग्वेज कंपैरेटिवली मुश्किल है 14 तारीख वाले पेपर से, है ना. तो स्टैंडर्ड सेम है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को लेवल को चेंज कर दिया गया हो, बट थोड़ा सा टिपिकल बनाया गया है. चलिए कोशिश करते हैं. और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएं. जो मेरा पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है, 6 साल पेपर हुआ है, 2018 में 1-2 गलतियां हुई होंगी, उसके बाद से कोई गलती हुई नहीं है. या तो मैंने ऐसे मिसरीड कर लिया हो क्वेश्चन को, तो फिर वो मान लो जैसे अभी लास्ट क्लास में जो लास्ट हम आंसर की डिस्कस कर रहे थे, तो वो आइडेंटिफाई वाला जो था वो 2 जगह लिखा हुआ था, जबकि मैंने मार्क एक जगह किया हुआ है, बट गलती से दूसरा टिक कर दिया. तो वो अगर कन्फ्यूजन उस तरह की हो गई, मिसरीड हो गया, तो बात अलग है. अदरवाइज तो गलती कोई नहीं हुई है, और वो भी मैंने तुरंत आपको ऑप्शंस में करेक्ट करा दिया था. लेकिन हाँ, इस पेपर के साथ मुझे डाउट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहाँ पे ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पेडागोजी है, मैथ्स नहीं है, 2+2 4 नहीं होता, कि वो कॉन्टेक्स्ट किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अगेन 99% जो है कोशिश तो यही रहती है कि एक्यूरेसी पूरी तरह से रहे, सही हो जाते हैं 100%. बट इस पेपर में फिर भी ये डाउट लेके चल रही हूँ कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि ऑफिशियल से वेरी कर जाएं, क्योंकि नजरिए का है, जिस पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन को बनाया गया एग्जामिनर ने, जिस तरह से देखा है, वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा. फिर भी डिस्कस करते हैं. 1-2 क्वेश्चन इधर हुए उधर हुए, और मैं तो खुश हो जाऊंगी अगर फाइनल आंसर की में एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना जाए, तो रिकॉर्ड जो है अपना वो बना रहेगा, अच्छा लगेगा खुद में ही. देखिएगा, तो हार्वर्ड गार्डनर पहला क्वेश्चन है. हार्वर्ड गार्डनर, आपका सेट जो भी हो, क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बस क्वेश्चन यही हैं, तो सेट मैटर नहीं करेगा. चलिए आते हैं. हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दैट इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि क्या है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की है. कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स. सिंपल बात है, पूरा तब समझेंगे जब इसको एनालाइज कर रहे होंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, कि अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं. एंटिटी रिव्यू पे बात नहीं करते हैं, ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं गार्डनर. बहुबुद्धि का सिद्धांत तभी कहलाता है. इन्होंने जेनेटिक्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया, रिकॉल, ये सब बेकार की बातें गार्डनर के अनुसार. फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक थी इनकी. 4th ऑप्शन सही है. व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या है, बताइएगा फटाफट से. प्रगतिशील शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है. जॉन डुई को याद कर लीजिए, जहां बच्चा एक्टिव होगा बात बन जाएगी. एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फेसाइजेज इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स. बिल्कुल सही बात है ना. स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं भाई, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए यहाँ पे. मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया. अप्रोच टू एजुकेशन दैट डिसिप्लिन नहीं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी या मल्टीमीडिया का यूज करना ही आपका ये नहीं है प्रोग्रेसिव एजुकेशन. बच्चा एक्टिव चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. असर्शन और रीजन, ये एक अच्छा सवाल कहेंगे इसको, क्योंकि फंसाने की कोशिश पूरी तरह से की गई है. हालांकि अगेन जो मेरा सेंस कहता है, जितना मैं CBSE को समझती हूँ या सीटेट के पैटर्न को समझती हूँ, उस हिसाब से जो मैं इसका आंसर बताऊंगी वही होना चाहिए. लेकिन फिर भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें खेला जा सकता है, दोनों तरफ ही जाया जा सकता है. चलिए आते हैं, समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं. देखिए, तो अगर हम बात करें, असर्शन है, स्टेटमेंट है, गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट एंड नॉट पार्टिसिपेटिव इन क्लासरूम डिस्कशंस. मतलब माध्यमिक विद्यालय में, अगर मैं मिडिल स्कूल की बात करूं, तो हम कहेंगे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 भी नहीं, अगर हम कहें 6th to 8th क्लास के, है ना, 6th to 8th क्लास का जो बच्चा है, वो, उसमें भी लड़कियों की बात हो रही है. तो माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है.
तो ये ऐसा नहीं है कि जेंडर बायस बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर जनरलाइज किया जाए, सामान्यकरण किया जाए, तो ये पाया जा सकता है कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन कम हो बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। आपके कल्चर ने सिखाया हो कि तुम्हें तो चुप रहना है, तुम्हें तो उल्टे जवाब नहीं देने हैं, ये वो 50 चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो पूरी संभावना है कि इसको हम सही मान लेंगे, है ना। ये फैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अजम्पशन है, ये जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है। ये कोई 100% सही बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है तो उसके कल्चरल रीजन भी हो सकते हैं। ठीक, तो हम यहां पे जाएंगे एक सही है ये मान करके हम चल रहे हैं, और ज्यादातर संभावना है कि एग्जामिनर ने भी इसको ऐसे ही सोच करके क्वेश्चन को बनाया होगा। तो वो एक बात है। रीजन क्या है इसका? गिवन देयर जेनेटिक मेकअप गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रीहेंड एंड कोप अप विद दी चैलेंजिंग करिकुलम इन मिडिल स्कूल। ये कहना गलत है कि वो साइलेंट है तो इसका मतलब उनकी जेनेटिक क्षमता नहीं है, ये बात एकदम गलत हो जाएगी। इसमें सोशल रीजंस हो सकते हैं कि वो शाय हैं, उनको ज्यादा बोलने के मौके नहीं दिए जाते, अप्रिशिएट उतना नहीं किया जाता बोलने को लेकर के, है ना, लड़की होकर के इतना बोलती हो, इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं कई बार। तो ये क्या है, उस रीजन से ये सही हो सकता है, नहीं तो ये गलत भी कोई इसमें कोई, क्योंकि ये लॉजिकल, ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे कही जा रही है, माइट ऑफन लिखा हुआ है। ठीक, तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, है ना। ए तो सही हो सकता है यहां पे, आर सही नहीं हो सकता, आर तो इसका एकदम ही गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन के साथ मैं यहां पे जा रही हूं। आगे बढ़ेंगे, ये वैसा ही है कि जो गर्ल्स हैं उनको डॉल्स के साथ खेलना पसंद होता है ऑल, तो उसका कल्चरल रीजन ज्यादा है, उसका कोई जेनेटिक रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 4 में द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का नेचर कैसा होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए, ये बात हमको पता है ना। डी फॉर डायनेमिक, यानी परिवर्तनशील, सिचुएशन और नीड के हिसाब से आपके आकलन के स्टाइल्स चेंज हो जाने चाहिए। हर बच्चे से सेम मेथड से आप आकलन नहीं करते हैं, ना सेम मेथड से पढ़ाते हैं। ये मैं आपको बता भी चुकी थी कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स बहुत अच्छी बात नहीं होती। ठीक, फ्लेक्सिबल रहना है हमको। एंड असेसमेंट टास्क शुड बी व्हाट, कैसे होने चाहिए? ऑथेंटिक होने चाहिए। फिर असेसमेंट टास्क अगर आप स्टैंडर्डाइज दे देंगे तो पंगा हो सकता है, तो हम 4th के साथ जाएंगे, वो मुझे यहाँ ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो 4th ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या है भाई, पढ़िएगा एक बार। असर्शन है इसमें, यानी कथन है, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व्हाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जब आप ले रहे हैं तो इंडिविजुअल नीड्स का यहां ध्यान रखा जाना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखता, इसलिए ये बात सही है एकदम, है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, रीजन क्या है इसका? इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी जो निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये बात एकदम सही है कि जैसे 150 नंबर का पेपर है, सीआरटी और एनआरटी आपको बताया था मैराथन में भी, तो 90 नंबर का क्राइटेरिया है लेकर के आना। तो ये बात एकदम सही है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में स्कोर्स जो हैं वो कंपेयर किए जाते हैं टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे 60% आए कि नहीं, 90 नंबर आए कि नहीं, ये बात अपने आप में सही है। ठीक, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट दी, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा इस बात का कि यहां पे रीजन कुछ और था और यहां पे रीजन कुछ और है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मेरी समझ के आधार पे पहला ही उत्तर यहां सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन का या ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा मिलेगा, एनालाइज करने का मौका मिलेगा, बच्चे को एनालिसिस यानी तोड़ के देखने का मौका मिलेगा। तो अगर हम देखें एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन में आपका एनालिटिकल थिंकिंग, कोई दिमाग का ज्यादा यूज जहां होगा वहां एनालिटिकल थिंकिंग लगेगी। तो सिर्फ जब आप की पॉइंट बता दे रहे हैं तो आपकी रिकॉल पावर लग रही है, ना कि आपका एनालिसिस लग रहा है। हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, इसमें बातें करनी पड़ेंगी कि कैसे मैमल्स ने अपने वातावरण में, स्तनधारियों ने कैसे अपने वातावरण में अनुकूलित किया स्वयं को। फिर आता है टेल ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, है ना, फ्यू नॉन एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही अगर आप एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल उठा करके दे देंगे तो एनालिसिस का मौका नहीं मिल पाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैमल, अगेन ये रिकॉल के लिए ठीक है। एनालिसिस में दिमाग लगेगा, सोचने पर जोर पड़ेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फटाक से। ये क्या कहता है भाई? ये कहना चाहता है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? 7 कह रहा है कि असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है? एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो कहां पे होगा? है कौन से दुनिया के कोने में फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव बात है, बच्चों की नीड के अनुसार आप चीजें करें
और आपका पेडागोजी स्पेशल बैच कब आएगा, अरुण सर का हिंदी बैच कब आएगा, जल्दी ही बता देंगे, आएगा, रिजल्ट आने दो सीटेट का तब निकालेंगे, है ना, हम कोई जल्दी में नहीं है। और सीटेट के बाद क्या करना है ये भी तभी चर्चा करेंगे, जो हम सालों से करते आ रहे हैं। तो इन दोनों ही बातों को लेकर के चिंता में ना रहे हैं, ठीक। तो एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये कहना गलत है। इंक्लूजन इज अ पॉलिसी दैट स्ट्रेसेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स, सेम लर्निंग गोल नहीं, ये दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी। बोथ ए एंड आर फॉल्स, सबके लिए सेम गोल थोड़ी रखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए गोल रखा जाता है। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यूज ऑफ द पीपल फर्स्ट लैंग्वेज सच एज यूजिंग द डेस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट। तो लर्निंग डिसेबल्ड कहने की बजाय किसी को हम क्या कहें, स्टूडेंट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी, वो व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं है, एक लर्निंग की डिसेबिलिटी है, भाषा का अर्थ है, अंतर है। तो इंक्लूजन की भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेक इज अ हिंड्रेंस नहीं, कॉन्सोनेंस विद द ह्यूमन राइट्स अप्रोच टू इंक्लूजन, यानी समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है कि भाई ह्यूमन के राइट्स हैं, आप उसको ऐसे लेबल मत कीजिए कि उसको डिसेबल्ड ही बता दिया। हम क्या कह रहे हैं, लर्निंग डिसेबल्ड है, व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात सही है। इसके अलावा टेक्स अवे द एम्फेसिस फ्रॉम डिसेबिलिटीज एंड इज, नहीं नहीं नहीं, इज नॉट इन द ट्रू स्पिरिट, नहीं, फर्स्ट ही सही बनेगा, यहाँ पे कुछ और बनता ही नहीं है कि समावेशन जो इंक्लूजन के राइट्स हैं बच्चे के, वो इसमें ध्यान में रखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही उत्तर होना चाहिए। थोड़े से लेंदी हैं क्वेश्चन ऑफ कोर्स, देखिएगा, कोशिश कीजिए, हल निकल ही जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टू केटर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल डिफिकल्टीज इंक्लूड, यानी जिन बच्चों को दृष्टि बाधिता है, देखने में समस्या है, तो उनके लिए कौन से डिवाइसेस सही होंगे। ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, हाँ ये यूज हो जाते हैं। ब्रेल एम्बॉसर एंड डिस्प्लेस, टच एंड फील सही है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका फोन आ रहा है और एक बच्चा है जो नहीं देख सकता, तो आजकल सॉफ्टवेयर है जो बोल के बता देगा कि भाई किसका फोन आ रहा है, तो वो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए अच्छा है। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, ये डेफ एंड डम बच्चों के लिए यूज होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या स्टूडेंट्स हैविंग डिफिकल्टी या फिर हैविंग डिसेबिलिटी विद डेफ एंड डमनेस, वो वहां पे यूज हो जाएगा। ए, बी और सी, डी यहाँ पे सही नहीं है, ए बी सी का ऑप्शन मुझे लग रहा है भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक, कि डी के साथ ना जा करके बाकी हम थर्ड के साथ यहाँ फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए बी और सी। डी की बात जो है वो साइन लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं होगा विजुअल इंपेयर्ड के लिए, क्योंकि साइन में हम जेस्चर्स का यूज करते हैं, हाव भाव का यूज करते हैं, और एक बच्चा जिसको विजुअल डिफिकल्टी है या विजुअल डिसेबिलिटी है, उसको हाव भाव देखने में और समझने में ज्यादा समस्या होगी। बात सही है नहीं है? आते हैं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म इट इज एडवाइजेबल टू, यानी स्वालीनता वाले बच्चे को अगर आपको सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, पहला है क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज ओवर स्टिमुलेटिंग, नहीं ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो वो बच्चा और ज्यादा परेशान हो जाएगा। फॉर्म एंड अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप, नहीं एकदम स्ट्रक्चर्ड सेटअप होना चाहिए इन बच्चों के लिए। यूज कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज, ये बात थोड़ी सी हमको जम रही है। अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट, एंड नहीं, देखने में दिक्कत थोड़ी होती है, तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। लंबी चर्चा जब करेंगे, जब फाइनल जो है आपको ही अगली बार के लिए तैयारी करनी होगी, लेकिन हाँ यही इसमें सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, गिफ्टेड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनका आईक्यू ज्यादा है, टैलेंटेड हैं जो, और क्रिएटिव हैं, किसी क्षेत्र में अच्छा कर। अब टैलेंटेड एंड क्रिएटिव बच्चों को कैसे एड्रेस करना है क्लासरूम में, प्रोवाइड देम विद डिटेल्ड एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, यानी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। एंश्योर दैट दे रिसीव हायर ग्रेड, गिव प्राइमेसी टू देयर कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट्स ओवर इमोशनल नीड्स, कीप देम एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन दी लर्निंग प्रोसेस, अगर उनको मजा आएगा सीखने में तो वो कुछ कुछ नया करते रहेंगे, बाकी बातें उतनी यहाँ लागू होती नहीं है, ठीक। रीड की प्रिपरेशन में बात करेंगे भाई, देखिएगा, अभी से मत सोचो कि 86 नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, मैं सीडीपी की गारंटी ले सकती हूँ आपकी, क्योंकि और हिस्ट्री है, अगर आप प्रीवियस चेक भी करके देखेंगे सारे आंसर सही निकलते हैं। कभी कोई रेयर अकरेंस है या कोई लैंग्वेज का, या मैंने पहले खुद से ही बोल दिया ओके इसमें डाउट हो सकता है, तो बात अलग है। तो ये मान लो आप 30 में से 29 तो सही होते ही होते हैं, 30 ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ही बुरा समय आ गया तो 28, तो यहाँ पे तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि ऑफिशियल आंसर की से मैच हो जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की गारंटी नहीं है, बहुत अंतर आता है कई बार, तो वो थोड़ा सा आप वहाँ देख लीजिए। अभी उसको फाइनल मत मान के चलिए कि 86 ही आ रहे हैं, यही फाइनल है ना, ऑफिशियल आंसर की का उस केस में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1-2 नंबर आपके। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टीचर शुड डील विद फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम। बच्चों के फेलियर को, असफलता को कैसे डील करें टीचर, ये पूछा है। बाय करेक्टिंग एंड ओवर करेक्टिंग द स्टूडेंट, नहीं ओवर करेक्ट नहीं करना है, स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू से भी कुछ नहीं होने वाला। बाय आइडेंटिफाइंग द कास्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बेकार की बातें हैं। बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देयर ओन पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, अपने ही टीचिंग मेथड को देखें कि कहां कमी रह गई, कैसे सुधारा जा सकता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्या कहता है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। रचनावादी अधिगम में ओल्ड नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, जिस पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, उसका क्या रोल है। प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग। भाई मैं ये बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक नींव के जैसा है, जो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान बच्चा लेकर के आता है अपने साथ, वो उस प्रीवियस नॉलेज पे बिल्ड ऑन करेंगे आप न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके। ठीक, तो क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। कब तक आ जाएगी बता दिया भाई शुरुआत में ही, जनवरी फर्स्ट वीक में आ जानी चाहिए। हो सकता है दिसंबर एंड होते होते अंत में ही आ जाए, बिल्कुल 15 दिन में आ जाती है आंसर की, जनरली हद से हद 20 दिन के अंदर दे देते हैं। प्रायर नॉलेज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर लर्नर्स हु हैव हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये सब बेकार की बातें हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है, कोई और बनता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ कैन टीचर्स सपोर्ट स्टूडेंट्स इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। बेसिकली बच्चा जो है वो एक्टिव है और खुद से अपने अधिगम को दिशा दे पाए, इसके लिए टीचर क्या करें, तो मौज करें हैं या बच्चों को मौज कराएं। देखो, बाय सेटिंग एक्सप्लिसिट गोल्स, नहीं, बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू, देखना है बच्चा कहाँ एक्टिव है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड डेवलप सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, बस सिंपल है। बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एंड प्रेस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शंस, ये बेकार है। बाय मतलब बेकार की बात है, बेकार तो क्या है। बाय प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट फीडबैक एंड ग्रेड्स, नहीं भाई, सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही बनता है, कोई और ऑप्शन आसपास भी नहीं है उसके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये हल्का सा ब्लर है बट काम चलाएंगे। देखिएगा क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से देखते हैं। असर्शन है, अ मिडिल स्कूल टीचर कीप्स इन रेगुलर टच विद द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास टू अंडरस्टैंड देम बेटर। बच्चों को पेरेंट्स से वो टच में रहता है, ताकि एक टीचर है जो टच में रहते हैं ताकि पता चल सके, बच्चों को बेहतर तरीके से समझा जा सके, क्योंकि वो परिवार से आ रहे हैं और स्कूल में आ रहे हैं, ये दो महत्वपूर्ण जगहें हैं। रीजन क्या है, कम्युनिटीज शुड बी डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द कम्युनिटीज शुड डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द चिल्ड्रन शुड लर्न। कम्युनिटीज को ये डायरेक्ट करना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखें और क्या सिखाना चाहिए। तो एक संभावना ये है कि आर सही यहाँ पे ना माना जाए, बट क्योंकि मेरा जो प्रीवियस अनुभव कहता है वो कहता है कि दोनों को सही माना जाएगा और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या है, तो हम यहाँ फोर्थ के साथ जा रहे हैं। फिर भी 0.5% का डाउट इसमें आप चाहें तो रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स टीचर्स शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग। अब एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना है यदि टीचर को, तो क्या किया जाए, तो वर्बलाइजेशन को महत्वपूर्ण मान सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि बच्चा मौखिकीकरण, कोई समस्या है उसके बारे में बात करे और या वर्बलाइज करे, उस चीज़ को बोल के देखें। एंड शुड प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग, अगर समान तरह की समस्या है तो उसने अगर प्रीवियस उस तरह की कोई समस्या देखी है तो उस एक्सपीरियंस से, अनुभव से नई समस्या को सॉल्व कर सके। चलिएगा, खैर ये मीन्स एंड एनालिसिस वाला भी सही था, बट ये कन्वर्जन की वजह से यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स, भाई अधिगम अन्वेषण की जब हम बात कर रहे हैं या डिस्कवरी लर्निंग जिसकी बात आपके ब्रूनर करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, डेराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, rehearsal and extended, make new discoveries in the world through rehearsal and extended practice, derive information for themselves through exploration and manipulation of ideas। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चे, या फिर नई डिस्कवरी बना देते हैं। हम फोर्थ के साथ जाएंगे, इसमें 0.5% का डाउट है कि फर्स्ट के साथ ये लोग चले जाएं, बट संभावना बहुत कम है कि ए के साथ जाएं, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग में यही नहीं है कि कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन, कि नई नई खोज होती ही रहती है हमेशा लगातार, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो हम फोर्थ के साथ जाना यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसमें एक डाउट आप लगा के चल सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन और बताया था, एक ये बताया है जिसमें, उसमें तो फिर भी कम है, इसमें डाउट थोड़ा सा ज़्यादा है कि किसके साथ जाना चाहेंगे। डिस्कवरी लर्निंग, इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, डेराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज कह सकते हैं। हम फोर्थ के साथ ही अभी जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नई डिस्कवरी ही बना देते हैं वो दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नई चीजें पहले से, तो इसका डाउट खत्म कर लेना, फोर्थ के साथ ही जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नई डिस्कवरी ही हमेशा हो जाएगी, कोई बिल्कुल थॉमस एल्वा एडिसन की तरह एक नया डिस्कवरी करेंगे तब डिस्कवरी मेथड यूज होगा, नहीं। कई बार बच्चा जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसी को डिस्कवर करने के प्रयास में
एक्शन या एक्टिविटी करता है, तो फोर्थ के साथ ही जाएंगे, यहाँ कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। रियलाइजिंग दैट ही इज नॉट पेइंग अटेंशन इन द साइंस क्लास एंड हेंस ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, रमेश डिसाइड्स टू सिट एट द फ्रंट सो दैट ही कैन फोकस अटेंशन बेटर। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इज रमेश यूजिंग? यानी रमेश एक बच्चा है जो महसूस करता है कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा है और उसको इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो आगे बैठेगा कल से क्योंकि उसका ध्यान नहीं जा रहा है। दैट मीन्स रिफ्लेक्ट किया है महेश ने। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच है। अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ये मेटाकॉग्निशन है, अधिसंज्ञान है, परासंज्ञान है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमोशंस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन? यानी संवेगों के बारे में कौन सी एक बात सही है, ये हमसे पूछा है। तो पहला है इमोशंस हेल्प इन एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं। इमोशंस मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन हाउएवर डिग्री एंड डायरेक्शन, ये सही है। सिंपली इसके साथ चले जाएंगे। भावनाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके से आपके संवेग को, कॉग्निशन एंड इमोशन एक नंबर का टॉपिक आता ही है आपका। आगे बढ़ेंगे, 20वां सवाल देखेंगे। थोड़ा क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा क्या देखेंगे, पूरा ही देखेंगे इसको। हाउ कैन टीचर्स इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स? यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को यदि बढ़ावा देना है तो क्या करें? लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इतनी बार हमने डिस्कस किया है। लर्निंग फॉर द जॉय ऑफ लर्निंग, मजे के लिए सीख रहे हैं, रीजन बाहर नहीं है ना। तो बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, तो जब सीखने में मजा आएगा, रीजन बाहर नहीं होगा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप आ जाएगी। उसमें रीजन बाहर नहीं होता, रीजन अंतर होता है। एक्सेलेंस के पीछे भागो, क्या था वो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो ये वाला जो डायलॉग है ये इसी को दर्शाता है। एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दिया है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इम्पैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बट ये दोनों नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इम्पैक्ट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो ये एक्सक्लूसिव है अपने आप में, अगर कॉमन सेंसिकली देखा जाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय बोथ एट द सेम टाइम। तो हम ये यहाँ पे मान के चल रहे हैं। इसमें आप डाउट लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है। एक और बताया था, एक ये क्वेश्चन है जिसमें डाउटफुल सिचुएशन हो सकती है कि किसके साथ जाएंगे। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, क्योंकि एग्जामिनर का कई बार मूड भी है कि वो किस पर्सपेक्टिव से पेपर को बना रहा है, और पेडागोजी में तो स्पेशली ये होता है कि मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। फोर्थ के साथ जाएंगे। हालांकि हम इसमें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस कैन बी बोथ इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर बट दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, कह सकते हैं। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। हाँ, इसको सेकंड के साथ जाना है यार, ये सेकंड मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ फोर्थ के मुकाबले। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली जो बात है, इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय बोथ एट द सेम टाइम, हो सकते हैं भाई अलग अलग चीज के लिए, तो सेकंड के साथ जाएंगे हम यहाँ पे। इसमें डाउट की संभावना कम लग रही है फोर्थ वाले से, तो सेकंड मेरी तरफ से मार्क कर लेना आप। बाकी देखते हैं आंसर की में ये वाले क्वेश्चन का क्या मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेना, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट से देखेंगे। Academic performance and intellectual abilities gradually improve in children who leave deprived settings and enter enriched settings. The above argument points primarily towards which of the following debates of development? मतलब परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बेहतर हो सकती है यदि एनवायरमेंट बेहतर हो, तो एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी है। ये एंटिटी कहता है कि फिक्स होती है इंटेलिजेंस या क्षमता या एबिलिटी, वहीं इंक्रीमेंटल व्यू कहता है अगर अच्छा एनवायरमेंट और मेहनत की जाए तो एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी से मत ज्ञान की प्राप्ति करो कि ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, अभी आराम से इंतजार करो ऑफिशियल आंसर की का। एक दो ही क्वेश्चन इधर उधर जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं कभी, और वो भी बहुत ही रेयर केस है क्योंकि अपने आप में पेपर थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज के साथ खेल करके बनाया है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, अदरवाइज पेपर में दिक्कत आती नहीं है कभी। देखिएगा, अगर हम बात करें असर्शन क्या है, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन। ये बात एकदम सही है, दोनों ही बातें सही हैं कि चाइल्डहुड जो है एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की, सिंपल फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। तो इसमें सिंपल मैंने MESC आपको एक निमोनिक बताया हुआ है ना,
तो उसमें एक ही चीज़ है जो कल्चरल टूल्स, जो वाइगॉत्स्की जिसकी बात कर रहे हैं और पियाजे जिसकी बात, इन 4 फैक्टर्स में तो नहीं ही कर रहे हैं, बाकी सबकी बात उन्होंने की है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। जीन पियाजे अज्यूम्ड दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट सोनली ऑन हेरिडिटी, यानी जीन पियाजे ने ऐसा मान के चले, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करते हैं, अज्यूम किया कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है डिपेंडेंट होती है हेरिडिटी पे, और डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये बात सही है, लेकिन ये कुछ और बात हो रही है, यहाँ कुछ और बात हो रही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैं इसके साथ जाना यहाँ ज्यादा पसंद करूंगी, है ना, ठीक, ए के साथ जाना हम ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आर फॉल्स थोड़ी है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हाँ, लेकिन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना, ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा कि इंटेलिजेंस का ज्यादा प्रभाव इंटेलिजेंस पे हेरिडिटी का पड़ता है, ये बात अज्यूम की है, ये हम इसके साथ जा सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, तो वो क्या करते हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, एक तो डिसोनेंस नाम का कोई शब्द पियाजे तो यूज नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट डिसइक्विलिब्रियम होगा, दे एक्सपीरियंस व्हाट, डिसइक्विलिब्रियम, और जब डिसइक्विलिब्रियम होगा तो अडेप्टेशन की प्रक्रिया होगी, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन प्रयोग में आएगा और बच्चा अपने स्कीमा को फिर से संतुलन में ले आएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, ठीक है, पैसिव तो होंगे नहीं, और पैसिव सोशल इंटरेक्शन वाइगॉस्की के अनुसार भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन ही सिर्फ फर्स्ट बचता है और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे जो सही होने के आसपास भी हो, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, 2 सवाल और हैं, 2 3 28 29 और 30। व्हाट इज और आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी, जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी है उसमें कौन से नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार हैं, ये आपसे पूछा है। सिंपल आपको देखना है क्या जवाब होना चाहिए, तो आधार की अगर हम बात करेंगे, बच्चे की एज, यस, अलग अलग एज में लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। आंसर गिवन बाय द इंडिविजुअल फॉर अगेंस्ट और स्टीलिंग, यहाँ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोहलबर्ग ने कहा है रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, जो रीजन दिया गया है डिसीजन लेने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ए और सी यहाँ सही होंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाना पसंद करूंगी यहाँ पे, ठीक है, ए और सी फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी संज्ञानात्मक विकास का एसेंस किस ऑप्शन में आपको मिलेगा। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज इस बार इन्होंने ट्वीक कर दी और कई लोग परेशान भी हुए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहे हैं वाइगॉत्स्की के बारे में यहाँ, और क्या हमें काम का मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का एसेंस क्या है, बिल्कुल मुख्य बिंदु क्या है, लर्निंग टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति अडेप्ट करना, सोशल, देखो एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट और सोशल एनवायरमेंट 2 अलग चीजें हैं, ये जनरली आपसे डिस्कशन नहीं किया जाता। एनवायरमेंट पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वहीं सोशल एनवायरमेंट में लोग आएंगे, समाज आएगा। तो ये पियाजे के बारे में तो ये बात सही लगती है, लेकिन वाइगॉत्स्की के बारे में ये बात सही नहीं लगती। हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं करते, एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब खाली एनवायरमेंट लिखा हो तो 99% केसेस में वो बात नॉर्मल एनवायरमेंट की हो रही है, फिजिकल एनवायरमेंट की, भौतिक वातावरण की हो रही है, ना कि सामाजिक वातावरण की, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक। तो हम इसके साथ नहीं जा रहे हैं। आइडेंटिफाइंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं वाइगॉत्स्की। ऑर्गेनाइजिंग स्कीम्स की बात वो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बचा ही क्या आपके पास, ऑप्शन ही बच रहा है फोर्थ, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो जरूरी नहीं सारे टर्म्स हमेशा आपको पता ही होंगे, है ना। अगर आप एलिमिनेशन भी यूज कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो आप सही उत्तर तक बहुत बार पहुंच जाते हैं, ठीक। तो मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, अब इसमें कल्चरल टूल्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल ही तो हैं वो भी, जैसे भाषा क्या है, साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आपके वाइगॉत्स्की, या फिर आपके मॉडल्स, जो मेंटल मॉडल्स हैं, वो सब आपके इसी से संबंधित हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, अब इसमें कल्चरल टूल्स आ जाएंगे, आपकी कहानियां हैं, भाषा है, ये सब इसी में आएंगे। तो लैंग्वेज का अगर थोड़ा बहुत चेंज करता है तो इसका मतलब ये नहीं घबरा जाना है, बाकी ऑप्शंस भी तो देखोगे, वो जा ही नहीं रहे हैं वाइगॉत्स्की के साथ। एक और क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है ये वाइगॉत्स्की को लेकर के ही, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की डैश प्लेज एन एसेंशियल रोल इन हेल्पिंग लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू दी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ, जो आपसे ज्यादा जानता होगा। मैचुरेशन की बात वाइगॉत्स्की नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो सोशल एनवायरमेंट की बात ज्यादा करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। मुश्किल से जो हमने 1-2 क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन की आई थिंक हमने बात की है कि जिसमें डाउट संभव है, उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वही उत्तर हो जाए ऑफिशियल जो हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी
ईश्वर नहीं बनना चाहिए, 100% किसी को नहीं पता दुनिया में, तो थोड़ा सा एक स्कोप हम छोड़ करके चलते हैं हमेशा कि हाँ भाई हो सकता है, होता नहीं है वो बात अलग है। ठीक, तो ये एक बात हुई। हाँ, पेपर की लैंग्वेज, इस वाले पेपर की लैंग्वेज मैं कहूँगी कि हाँ अच्छी लैंग्वेज उन्होंने दी है। ठीक, बाकी ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट। आगे 15 दिन में आपकी आंसर की भी आ जाएगी और आगे क्या करना है उस पर करते रहेंगे चर्चा। थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए और आगे की प्लानिंग फिर से कीजिए। ठीक, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा कितने आपके मार्क्स बने, और हेल्प होपफुली आपको हुई ही होगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स और मेल्स मुझे मिल रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जिनका भी अच्छा स्कोर आएगा इंटरव्यू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की कोई चर्चा भी नहीं है, ना तो सीटेट की वेबसाइट पे है, और जब इन्होंने कहा था कि लागू हो सकता है तब भी हुआ नहीं था, उसका कोई साक्ष्य है नहीं हमारे पास कि वो महीने महीने भर जब पेपर हो रहे थे तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन ऐसा लागू नहीं हुआ था। जब तो इन्होंने नोटिस भी दिया था कि लगा सकते हैं, इस बार तो वो भी नहीं दिया कि लगाएंगे, तो कोई टेंशन ऐसा है नहीं। नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ नहीं होने वाला, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। चलिए, टेक केयर, बाय। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, सीटेट को